नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल से जो हमने 8 बजे हमारी लाइव क्लास को बंद किया था, उसकी जगह अब 2 क्लासेस हमारी आएंगी। जो पहली क्लास है वो ये है जिसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ेंगे और इसके अंदर हम 15 से 20 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ताकि आपको सुबह सुबह जल्दी सारे क्वेश्चंस मिल जाए जो भी करंट अफेयर्स के होते हैं वो। और इसके बाद में जो दूसरी क्लास आएगी वो हमारी राजस्थान की होगी, उसके अंदर भी जल्दी से जल्दी हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। ये 2 क्लासेस अब कंटिन्यू रहेगी। सारे क्वेश्चंस आप नोट करना और आज बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इस हिसाब से हम क्या जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोरोना वायरस के बाद किस देश में मनुष्य को बर्ड फ्लू H1N1 का मामला सामने आया है। देख, कोरोना वायरस के बाद में उसी देश के अंदर अब आपके बर्ड फ्लू का मामला सामने आया। बर्ड फ्लू एक बीमारी का नाम है जो पक्षियों से होती है। तो ये कौन से देश में आया? ऑप्शन चीन, भारत, ब्रिटेन या फ्रांस। सही उत्तर है आपके क्या? चीन। देखिए, चीन के अंदर आपके एक प्रांत आ जाता है जिसका नाम है आपके जिगांसू। ये जो जिगांसू प्रांत है चीन का, इसी जिगांसू प्रांत के अंदर अभी आपके एक मामला आया है किसका? बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू को एक और नाम भी देते हैं जिसको क्या कहते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा। दूसरा नाम है एवियन का मतलब होता है आपके पक्षी और इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है आपके वायरस। इस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस, इसी से आपके बर्ड फ्लू होता है। पहले ये बर्ड फ्लू आपके पक्षी से पक्षी में होता था, अब आपके ये पक्षी से किस में? मानव में प्रवेश कर गया है। किसकी तरह? ठीक कोरोना वायरस की तरह। जैसे जो कोविड-19 था वो भी आपके एक बेड के अंदर या फिर आपके उसके अंदर पाया गया था, एक चमगादड़ के अंदर, वहां से आपके किसमें? मानव के अंदर फैल गया है। और इसको आपके क्या कहते हैं? इस चीज को जूनोटिक डिजीज, इसको कहते हैं जूनोटिक डिजीज। ऐसी बीमारियां जो आपके किससे? पक्षी या फिर आपके जानवर से मनुष्य के अंदर फैले, इसे कहते हैं जूनोटिक डिजीज। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। और कोविड-19 भी आपको पता हो तो चीन से फैला है। पूरा नाम आपके इसका क्या है? कोविड-19 ये बीमारी का नाम है और वायरस का नाम क्या है? सार्स कोविड 2। ये याद रखना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड 2, ये आपके वायरस का नाम है। तो यहाँ पे आपके पहले का उत्तर क्या हो जाता है? चीन। इसका उत्तर सही हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों में मिला है ये, और अब इसकी सरकार जांच कर रही है कि ये कितना आगे फैल सकता है। तो ये भी एक चिंताजनक स्थिति है। तो ये नाम दोनों याद रखना। और ये आपके इसका स्ट्रेन कौन सा मिला? ये H1N1। भारत के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी आपको पता हो तो कुछ महीने पहले कौओं के अंदर भी फैला था। ये आपके कौन सा? ये बर्ड फ्लू वायरस कौओं के अंदर था, मनुष्य के अंदर तो नहीं आया था, लेकिन उसके दूसरे दूसरे वेरिएंट थे। तो इसका जो उत्तर आ जाता है वो हमारा चीन एकदम सही है। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में बने इजराइल के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? इजराइल के नए राष्ट्रपति का नाम आपके क्या है? तो इनका नाम जो है आपके क्या बताए? इसाक हर्जगोवे, ग्रीविन रिवलिन, रेजा नेतन्याहू या फिर आपके इब्राहिम बेजविक। तो इनका जो सही नाम है वो आपके कौन है? इसाक हर्जोग। अभी जो इजराइल के आपके राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है इसाक हर्जोग। और ये जो इसाक हर्जोग जो है, इनके पिता थे वो भी आपके राष्ट्रपति थे इजराइल के 1993 के आसपास, 1988 से 93 के बीच में। और उन्हीं के ये बेटे और पहले ऐसे शख्स है जिनके पिता भी आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये खुद भी अब यहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव आपके यहाँ की सांसद करती है और सांसद को कहते हैं नेसेट। यहाँ की सांसद को कहते हैं इजराइल की नेसेट। और बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है तो आपको नाम अच्छे से पता होगा उनका, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। इसके अलावा बात करूं इजराइल की तो इजराइल की आपकी राजधानी क्या आ जाती है? तो तेल अवीव के अंदर तो इनके जितने भी दूतावास है वो है। बाकी ये लोग मानते हैं कि हमारी जो राजधानी है वो आपकी क्या है? जेरूसलम है, जहां अभी विवाद चल रहा है। इसके अलावा इजराइल की बात करें कि इजराइल की करेंसी क्या है तो इजरायली शेकेल जो है इजराइल की करेंसी है। इजरायली शेकेल इजराइल की करेंसी है, ये इजराइल की करेंसी है। ये यहाँ पे नए राष्ट्रपति बने हैं। इन करीब 120 में से 87 वोट इनको मिले और उससे ये जीत गए हैं। इसके अलावा इजराइल की एक दो और चीज़ें आती जाती है। इजराइल के अंदर एक मरुस्थल आ जाता है, इसका नाम अच्छे से याद रखना, नेगेव मरुस्थल। बहुत ज़्यादा चर्चा में है नेगेव मरुस्थल, और इजराइल खुद भी आपको पता ही होगा फिलिस्तीन के साथ में इनकी लड़ाई चल रही है। इसके अलावा जो इजराइल की पश्चिमी दिशा में जो नदी आ जाती है उस नदी का नाम है जॉर्डन नदी, जिसके किनारे जॉर्डन देश भी आया हुआ है। जॉर्डन देश और इजराइल देश के बीच में जो नदी चलती है वो आपके कौन सी? जॉर्डन नदी चलती है। तो पहले का उत्तर हो गया हमारे इसाक हर्जोग। और ये आपके इजराइल के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व में किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, यूरिया यानी खाद होती है और ये खाद हम किसके? पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इसरो, डीआरडीओ, इफ्को या फिर आईसीएमआर। इसका जो सही उत्तर है वो आपके क्या है? इफ्को है। इफ्को क्या है? एक सहकारी कंपनी है, हमारी भारत की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी है। भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी है।
थोड़ी सी बात कर लेते हैं इफ़को के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। देखिए इफ़को जो है इसका पूरा नाम क्या है, इफ़को का पूरा नाम आ जाता है इंडियन फार्मर, इंडियन यानी भारतीय, एफ का मतलब हो गया आपके फार्मर, फार्मर्स को क्या देना, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का मतलब हो गया आपके खाद, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन, यानी कि एक आपके समिति है। और कैसी समिति है, सहकारी कंपनी है। कैसी, सहकारी कंपनी है, मतलब करीब बहुत सारे लोगों ने, सदस्यों ने मिलकर बनाई, करीब 57 अलग अलग सदस्य, अलग अलग कंपनियां वो मिलकर इसको चलाती है। और ये कंपनी जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसकी स्थापना हुई थी आपके 3 नवंबर 1967 को। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके 3 नवंबर 1967 को हुई थी। मुख्यालय इसका आया हुआ है नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है यहाँ के इफ़को के, तो वो BS नकाई है, BS नकाई। ये नाम आप लोग इसलिए याद रखना क्योंकि ये कंपनी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में और विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो फर्टिलाइजर या फिर आपके खाद का निर्माण करती है। और इसी इफ़को के द्वारा अभी जो निर्माण किया गया है वो किसका किया गया है, तो वो एक खाद का निर्माण किया गया। जो पहले इनकी खाद आती थी उसे कहते थे पारंपरिक यूरिया, ये थी आपके पारंपरिक यूरिया यानी कन्वेंशनल यूरिया कहते हैं इसको। और अब जो आती है आपके वो कौन सी है, दूसरे नंबर पे अभी जो बनाई इन्होंने वो है आपका कौन सी, नैनो यूरिया लिक्विड। ये नैनो यूरिया लिक्विड, नैनो का मतलब होता है छोटा, लिक्विड का मतलब होता है तरल, यानी तरल मात्रा में आपके यूरिया लिक्विड को बनाया गया है। अब यूरिया के अंदर क्या होता है तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि पारंपरिक यूरिया जो होती थी उसके अंदर आपके 50 किलो के बड़े थैले के अंदर करीब 40,000 ppm जो है आपके नाइट्रोजन गैस होती थी। और आपको पता है नाइट्रोजन गैस जो होती है वो आपके पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है, पौधों की जड़ों में जाती है और पौधों को वृद्धि करने में मदद करती है। और ये जो थी आपके करीब 30 से 40% ही असरदार थी और ये महंगी भी थी। तो इसी को हटाने के लिए इन्होंने आपके नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है। ये बोतल आती है सिर्फ और सिर्फ 500 मिलीलीटर की और इस बोतल के अंदर भी आपके 4000 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिनट जो होते हैं वो आपके नाइट्रोजन के, ppm नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इसी मात्रा को कम कर दिया और इसी मात्रा में इतना सारा नाइट्रोजन भी मिल रहा है। और ये जो खाद है आपके 80% तक असरदार है, ये खाद यानी 80% तक असरदार है, इतनी आपके महंगी भी नहीं है और 10% आपके क्या है, इससे सस्ती है। तो आपके सीधी सी बात है नैनो यूरिया लिक्विड जो है हमारे बहुत काम का है, जबकि पारंपरिक यूरिया जो है आप धीरे धीरे इसको खत्म कर रहे हैं। और क्योंकि हम विदेशों से पारंपरिक यूरिया इंपोर्ट भी करते हैं तो उसको भी हटाने में ये नैनो यूरिया हमारी मदद करेगी। तो ये कंपनी का नाम याद रखना इफ़को, और पहले कौन सी खाद आती थी, अब कौन सी इन्होंने बनाई है उसके बारे में याद रखना, और कंपनी की स्थापना वगैरह ये भी याद रखना क्योंकि अभी इस कंपनी के ऊपर CBI का एक केस चल रहा है। तो दूसरे का जो हमारा उत्तर हो गया वो तीसरे का उत्तर क्या हो गया, इफ़को इसका उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन, असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या अपना पदभार किसने संभाला है, असम राइफल्स। तो इसका जो उत्तर होगा देखिए जनरल नवीन चंद्र, इसका जो सही उत्तर है वो आपके लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप कुमार नायर, इनको अभी असम राइफल्स का महानिदेशक बनाया गया है। अब बात करते हैं असम राइफल्स क्या है और इसकी स्थापना वगैरह कब हुई थी, किसके अधीन आती है। तो भारत सरकार का हमारा गृह मंत्रालय जो आ जाता है, गृह मंत्रालय, मंत्री आपको पता है अमित शाह है, अजय कुमार जो है यहाँ के गृह सचिव है, इसी के अधीन भारत की सारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस जितनी भी है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस कौन सी होती है, जो देश के आंतरिक हिस्सों की सुरक्षा करती है। देश के अंदर जितने भी आंतरिक हिस्से हैं उनकी सुरक्षा कौन करती है, हमारी पैरा मिलिट्री। और मिलिट्री जो होती है वो आपके देश के बॉर्डर की सुरक्षा करती है। इसके अंदर आपकी CISF आ जाता है, CRPF आ जाता है, ये सारी की सारी जितनी भी ये इसी के अधीन आती है। और इसी के अधीन आ जाती है असम राइफल्स। असम राइफल्स, ये असम राइफल्स जो है बहुत पुरानी है और इसकी स्थापना जो की गई थी 1835 के अंदर अंग्रेजों के टाइम पे ही कर दी गई थी और बाद में 1917 में इसका नाम बदल के असम राइफल्स नाम रखा गया था। इनका अपना एक आदर्श वाक्य या फिर मैं कह सकता हूँ ध्येय वाक्य है, उसे कहते हैं उत्तर पूर्व के प्रहरी, उत्तर पूर्व के क्या प्रहरी, ये इनका आदर्श वाक्य है। और बात करें असम राइफल्स के अभी जो अध्यक्ष बने वो आपके कौन है, प्रदीप चंद्र नायर। अभी जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके प्रदीप चंद्र नायर। ये नाम अच्छे से याद रखना, असम राइफल्स किसके अधीन आती है ये याद रखना, और साथ साथ में कब इसको बनाया गया था ये सारी चीजें याद रखना। प्रदीप नायर जो है वो आपके इसके क्या अध्यक्ष है। तो ये असम राइफल्स गृह मंत्रालय पैरा मिलिट्री और इसके अधीन आ जाती है और साथ साथ में इसका आदर्श वाक्य। और वर्तमान में बात करूं तो करीब 63,000 के आसपास सैनिक इसके अंदर कार्यरत है, कार्य करते हैं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा
चौथे का वो आपके लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर जो है वो इसके आपके क्या बने, वर्तमान में अध्यक्ष या महासचिव बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी है? हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संगठन के साथ में एक क्षेत्र, कौन सा, मास मीडिया का क्षेत्र। मास मीडिया में क्या आता है आपके, तो न्यूज़पेपर आ जाते हैं, इसके अलावा रेडियो, टीवी जो आप देखते हो, न्यूज़ चैनल जो आप देखते हो, ये सारी चीज़ें मास मीडिया में आती है। इनमें आपस में सहयोग बनाना देशों के लिए, उसके लिए आपके क्या, हमारे देश ने अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वो कौन सा संगठन है, तो सार्क, आसियान, बिम्स्टेक या एससीओ। ये एससीओ है, तो इसका सही उत्तर है एससीओ। एससीओ का मतलब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए बात करते हैं क्या हुआ था। तो देखिए भारत सरकार आ जाती है इधर, हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार, और दूसरी तरफ आ जाता है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। तो भारत सरकार ने अभी क्या किया है, 2 जून को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वो कौन सा समझौता है, तो देखिए एससीओ जो है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब शंघाई, शंघाई शहर का नाम है जो चीन के अंदर आया हुआ है। बात करें शंघाई कॉर्पोरेशन अभी बहुत बड़ा समूह है, जैसे यहाँ पर सार्क वगैरह समूह, वैसे ये भी एक समूह है। इसको कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया 26 अप्रैल 1996 को इसको बनाया गया था। कहाँ आया हुआ है इसका मुख्यालय, तो बीजिंग के अंदर आया हुआ है। बीजिंग खुद कहाँ है, तो चीन के अंदर आया हुआ है। फिर बात करें आपके किसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो व्लादिमीर नोरोव जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। व्लादिमीर नोरोव जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अब इसी एससीओ के अंदर आपके 8 सदस्य आ जाते हैं, जिसके अंदर एक सदस्य आपके कौन सा, भारत भी है। याद रखना पाकिस्तान भी इसका सदस्य है, भारत भी है, रूस, चाइना सारे इसके सदस्य है। इसी के द्वारा आपके एक समझौता लाया गया था कि मास मीडिया जो होती है इसके क्षेत्र में आपके क्या सहयोग करना, इसके क्षेत्र में सहयोग करना। किस चीज़ का सहयोग करना, तो इसके सहयोग से क्या होगा, आपस में देशों में जानकारी या सूचना जो होती है, जो सूचना होती है उस सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। सूचना के आदान प्रदान से एक दूसरे के बीच में पारदर्शिता में वृद्धि होगी, साथ साथ में एक दूसरे देशों में पत्रकारिता जो होती है उसका भी आपके स्तर बढ़ेगा। तो ये समझौता तो 2019 के अंदर लेकर आ गए थे, लेकिन अब इस समझौते पर हस्ताक्षर हमारी भारत सरकार ने किए हैं, और वो कब किए हैं, 2 जून को। यानी भारत सरकार भी अब बाकी सदस्य देशों के साथ में ये जो मीडिया का क्षेत्र है इसमें सहयोग करेगी, आपस में सूचनाएं, पारदर्शिता और पत्रकारिता, जानकारी वगैरह सब देगी। तो एससीओ ध्यान रखना, और भारत सरकार ने भी समझौता किया ये भी ध्यान रखना। इसका उत्तर हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है चौथा, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 5वें का। ठीक है, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन किस देश में होगा? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत परिवहन सम्मेलन करवाया जाता है। सतत परिवहन पूरे विश्व में सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आपके एक सम्मेलन करवाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा करवाया जाता है। और ये अभी किस देश में होने वाला है, तो ये आपके चीन के अंदर होने वाला है। चीन के अंदर होने वाला है वर्ष 2021 का। देखिए बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे 2016 के अंदर शुरुआत की थी किसकी, सतत परिवहन सम्मेलन की। इसके तहत जो है पूरे विश्व भर में जितना भी परिवहन होता है उसी परिवहन को आपके सुचारू चले, वो परिवहन सुचारू रूप से चलता रहे, उस परिवहन को सतत रूप से चलाया जाए। उस परिवहन के साथ में जो समस्याएं हैं पूरे देश में, जो एक्सीडेंट वगैरह हम सब देखते हैं, कई सारी ऐसी समस्या, उनका निवारण किया जाए, इसीलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सभी संयुक्त राष्ट्र के जितने भी देश है वो सारे इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो 2016 में शुरुआत की थी, और पहली मीटिंग जो इनकी हुई थी 2016 के अंदर वो आपके हुई थी कहाँ पे, तो पहली मीटिंग तुर्कमेनिस्तान में हुई थी। पहली जो मीटिंग हुई थी वो 2016 के अंदर हुई थी आपके तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एक देश है, आप अगर मैप पे सर्च करोगे तो आ जाएगा तुर्कमेनिस्तान। सॉरी, 2016 में तुर्कमेनिस्तान में हुई थी। और अब जो होने वाली है ये दूसरी मीटिंग, और ये कहाँ होने वाली है, तो ये चीन के अंदर होने वाली है। और चीन के अंदर भी बात करूं तो चीन के अंदर कहाँ पे, 2021 में दूसरी मीटिंग बीजिंग, चीन के अंदर। बीजिंग इसकी राजधानी भी है, और आपके चीन के अंदर होने वाली है। कब होगी, तो आपके अक्टूबर माह में होगी, 14 से 16 अक्टूबर 2021 में होने वाली है। तो इसके बारे में याद रखना, परिवहन के लिए पूरे विश्व के अंदर एक मात्र सम्मेलन है, और इसकी शुरुआत 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। और कहाँ कहाँ ये मीटिंग होने वाली है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? साइकिल के लिए आपके दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा तो साइकिल चलाने से पर्यावरण
को नुकसान नहीं होता, पर्यावरण का हम संरक्षण करते हैं। इसके अलावा एमिशन नहीं होता किसका, ग्रीन हाउस गैसेस, जो हरित ग्रह प्रभाव करती है गैसेस, जैसे कि आपके कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ये सारी जो गैसेस हैं ये आपके किसका, ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग करती है। और ऐसी चीज़ें साइकिल चलाने से नहीं बढ़ती, बल्कि जो बड़े बड़े वाहन हैं उनके चलाने से बढ़ती है। इसीलिए आपके संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक दिन साइकिल दिवस मनाने के ऊपर ध्यान दिया और फिर बाद में अप्रैल 2018 के अंदर घोषणा कर दी, अप्रैल 2018 के अंदर यह घोषणा कर दी कि प्रत्येक वर्ष जो तारीख आएगी आपके, कौन सी, 3 जून तारीख, याद रखना तारीख कौन सी, 3 जून, उस दिन हम कौन सा दिवस मनाएंगे आपके, तो उस दिन मनाएंगे हम विश्व साइकिल दिवस मनाएंगे। और साइकिल दिवस का एक लोगो भी होता है, वो लोगो आपके कौन सा है, तो ब्लू और व्हाइट कलर का लोगो होता है, ब्लू भी है उसके अंदर और व्हाइट कलर भी है। तो ये सारी हो जाती है बात साइकिल दिवस की। साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, इससे क्या फायदे हैं, इसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और 2018 में शुरुआत हुई थी और लोगो जो आपके इसका क्या, ब्लू और व्हाइट। ये हो गया 7वां। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए अनिरुद्ध जगन्नाथ जो थे ये आपके भारतीय मूल के थे और अभी जो थे ये बाद में भारतीय मूल के थे और बाद में उस देश के आपके क्या बने थे, पूर्व प्रधानमंत्री बने थे और अब इनकी मृत्यु हो गई है। तो वो देश कौन सा आ जाता है, मॉरिशस। मॉरिशस देश आ जाता है और मॉरिशस देश के अंदर ये आपके प्रधानमंत्री बने थे। और मॉरिशस कहाँ पे है, तो हिंद महासागर के अंदर ही आया हुआ है। हमारा जो इंडियन ओशन है या हिंद महासागर है इसी के अंदर मॉरिशस देश आया हुआ है। बात करें मॉरिशस की राजधानी की तो पोर्ट लुइस जो है वो इसकी वर्तमान में राजधानी है, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। अभी यहाँ बात करें तो आबादी में करीब 48% लोग जो है यहाँ पे वो आपके हिंदू धर्म के लोग हैं, इसीलिए ये नाम मिलता जुलता है अनिरुद्ध जगन्नाथ से। फिर बात करें मॉरिशस की तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। क्या नाम है उनका, पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है वो यहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री की बात करें यहाँ पे तो अभी आ जाते हैं प्रवीण जगन्नाथ है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो आपके कौन है, प्रवीण जगन्नाथ जो है वो आपके यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। और अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है और पहले ये प्रधानमंत्री थे यहाँ पे और भारत सरकार के द्वारा इन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया था। उस पुरस्कार का नाम था पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें दिया गया था। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपके पद्मश्री, ये 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं और सबसे ऊपर होता है भारत रत्न। तो पद्म विभूषण पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। ये आपके मॉरिशस की बात आ गई। मॉरिशस कहाँ आया हुआ है वो भी बात करिए। मॉरिशियन रुपी जो है वो आपकी इसकी करेंसी है, करेंसी का नाम है आपके क्या, मॉरिशियन रुपी, ये यहाँ की आपके करेंसी है। तो ये बात हो गई मॉरिशस की, यहाँ के थे ये और इनकी अब मृत्यु हो गई है और मॉरिशस देश हिंद महासागर के अंदर आया हुआ है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन, देखिए इसका उद्घाटन आपके जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, रायपुर, रांची, नागपुर या फिर डिस्पुर। इसका जो उद्घाटन हुआ है वो आपके रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। तो देखिए क्या है ये सारी चीज़ें, तो इसको समझ लीजिए एक बार। तो हमारी जो केंद्र सरकार है या फिर यूनियन गवर्नमेंट, यूजी लिख देता हूँ मैं, केंद्र सरकार का मंत्रालय कौन सा, कृषि मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है हमारे, नरेंद्र सिंह तोमर। इसी कृषि मंत्रालय के द्वारा 2016 के अंदर एक योजना लाई गई थी जिसका नाम था आपके संपदा योजना। और इसी संपदा योजना के अंदर क्या किया गया था आपके, तो संपदा योजना के अंदर ये कहा गया था कि किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, मतलब बड़े बड़े भंडार बनाएंगे जहां किसान अपनी सब्जियां वगैरह सब इकट्ठा करके रख सके, उनके लिए फ़ायदा हो। इसके अलावा इन्होंने कहा था किसानों के लिए गांव गांव में बुनियादी ढांचे बनाएंगे हम, ताकि किसान को आसानी हो, अपने बुनियादी ढांचे मतलब रोड की सुविधा, आपके पानी की, जल की सुविधा, सारी चीज़ें करेंगे ताकि किसान आराम से अपनी खेती वगैरह कर सके, कहीं पे भी इधर उधर फसल बेचने जा सके, उसको सुविधाएं मिले। और इसी के तहत ये कहा था कि हम मेगा फूड पार्क भी बनाएंगे और देश के अंदर कई सारे मेगा फूड पार्क बन रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 मेगा फूड पार्क बनाए गए इसी योजना के तहत। एक आपके अजमेर में बनाया गया था 2018 में और एक अभी आपके कहाँ प्रस्तावित है, तो जोधपुर के अंदर प्रस्तावित है। तो ये 2 राजस्थान के अंदर है और बाहर बात करें तो पूरे भारत के अंदर करीब 40-42 मेगा फूड पार्क बना लिए गए हैं। और अभी जो बनाया है इन्होंने वो इंडस मेगा फूड पार्क नाम है उसका। और ये इंडस मेगा फूड पार्क जो है इसके अंदर क्या होता है, तो कृषि उत्पाद जो होते हैं, जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं इनका पूरा व्यापार होता है।
इनको यहाँ लाया जाता है, नई नई चीज़ें इनमें बनाई जाती है और पूरा का पूरा व्यापार के उद्देश्य से इसको बनाया जाता है ताकि किसानों की आय बढ़े। और इसीलिए आपके इसका उद्घाटन अभी इन्होंने कहाँ किया है, रायपुर के अंदर। रायपुर कहाँ आया हुआ है, छत्तीसगढ़ के अंदर। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है आपके, तो भूपेश बघेल जो है वो आपके यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे केंद्रीय मंत्रालय। मंत्री और संपदा योजना, योजना के तहत किसानों के लिए मेगा फूड पार्क राजस्थान में भी 2 है, अजमेर जोधपुर में। और आपके ये कौन सी हो जाती है, यहाँ पे अभी जो उद्घाटन किया मेगा फूड पार्क का वो रायपुर छत्तीसगढ़, जो आपके कृषि उत्पादों के व्यापार में काम आती है। तो इसका उत्तर हो जाता है हमारा रायपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना की तैयारी का समर्थन करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। भारत सरकार ने समझौता किया एक बैंक के साथ में, किसके लिए, सिक्किम के अंदर सड़क बनाने के लिए। तो देखिए जो बैंक का नाम है आरबीआई, एनडीबी, एडीबी और एचडीएफसी। इसका जो सही उत्तर है वो आपके एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बैंक की स्थापना हुई थी आपके 19 दिसंबर 1966 को। इसकी जो स्थापना हुई थी आपके 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ इसका मुख्यालय आया हुआ है, तो मनीला के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ। मनीला कहाँ है, फिलीपींस की है, अंदर है मनीला। फिलीपींस एक देश है और इस फिलीपींस के अंदर ही मनीला आया हुआ और यहीं इसका मुख्यालय है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसका कार्य क्या है, तो एशिया क्षेत्र के अंदर ये लोग ये कार्य करना चाहते हैं, गरीबी को हटाना और इसके अलावा विकास के कार्य करना। इनका काम आपको पता है विकास का कार्य। हमने एक क्वेश्चन भी पिछली क्लासों में पढ़ा था कि एडीबी बैंक ने जो अभी है आपके तेल और कोयले के क्षेत्र में निवेश करने बंद कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रदूषण होता है और ये कह रहा है हमारा मेन काम तो आपके गरीबी हटाना, विकास के कार्य करना, ये सारी चीज़ें, प्रदूषण फैलाना नहीं। बात करें इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मसत्सुगु, उनका नाम है आपके मसत्सुगु ओसाकावा। मसत्सुगु ओसाकावा, ये जो आपके इसके क्या है वर्तमान में अध्यक्ष है, ओसाकावा। देखिए जो भी इस बैंक का अध्यक्ष होता है वो आपके एक जापानी व्यक्ति ही होता है। जापान का व्यक्ति इसलिए होता है क्योंकि जापान ने ही इसको बनाया और सबसे ज्यादा हिस्सा आपके किसका, जापान का ही हिस्सा इसके अंदर है। तो मसत्सुगु ओसाकावा इसके जो अध्यक्ष है और इन्होंने अभी भारत सरकार के साथ में समझौता किया है किस राज्य के लिए, तो सिक्किम राज्य के अंदर रोड के निर्माण के लिए पैसे जो दिए हैं वो करीब आपके 2.5 मिलियन US डॉलर, 2.5 मिलियन US डॉलर इन्होंने पैसे दिए हैं अभी सिक्किम के अंदर सड़क निर्माण के लिए। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था, वो तारीख अभी आपके पिछले महीने ही गई है। कब बना था, तो 16 मई 1975 को आपके ये सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। और प्रेम सिंह तमंग जो है अभी यहाँ के प्रेम सिंह तमंग जो यहाँ के अभी सीएम है या फिर आपके क्या कहें मुख्यमंत्री है। और यहाँ के जो आपके राज्यपाल है वो कौन है, गंगा प्रसाद। तो इसने आपके भारत सरकार के साथ समझौता किया है सिक्किम के अंदर रोड निर्माण के लिए। सिक्किम के अंदर रोड निर्माण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उत्तर पूर्वी राज्य है और उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर बड़े ही आपके पहाड़ आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े जटिल क्षेत्र है। तो उन जटिल क्षेत्रों में रोड बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए अब सरकार ने इसके साथ में समझौता करके और यहाँ पर रोड का निर्माण करेंगी। तो इसी के साथ में ये 10 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। कैसी लगी आपको क्लास, और इसी तरीके से डेली हम सुबह जल्दी क्लास आएगी मेरी और आप फटाफट 10 क्वेश्चंस नोट करके कर लेना। तो मिलते हैं कल सुबह वापस इसी समय, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।